प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की रखेंगे आधारशिला। अमृत भारत रेलवे योजना के अंतर्गत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेशनों का किया जाएगा पुनर्विकास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दक्षिण भारत दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह को करेंगी संबोधित। राजभवन में तमिलनाडु के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सदस्यों से भी करेंगी मुलाकात। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक किया प्रवेश। आगामी 23 अगस्त के आसपास लैंडर ऑर्बिटर से अलग होकर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा शुरू। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा की चेतावनी दी। मध्य महाराष्ट्र के तटीय इलाकों और गोवा में भारी बारिश की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सऊदी अरब की मेजबानी में जद्दा में चल रही यूक्रेन शांति वार्ता आज भी रहेगी जारी। भारत समेत 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शांति वार्ता में हैं शामिल। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं प्रतिनिधित्व। खेल की खबरों में भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय आज खेलेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का फाइनल मुकाबला। खिताबी मैच में चीन के खिलाड़ी से होगी भिड़ंत। और भारतीय तीरंदाजों को विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने रचा इतिहास। अदिति स्वामी और ओजस देवताले ने जीते स्वर्ण। प्रतियोगिता में भारत ने 3 गोल्ड सहित 4 पदक किए अपने नाम। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक पहल के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्विकास 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। शहर के दोनों किनारों को समुचित रूप से जोड़ते हुए इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार हो रहे हैं। भारतीय रेल देश के परिवहन ढांचे का एक ऐसा अहम हिस्सा है, या यूं कहें कि ट्रांसपोर्टर है, जिससे रोजाना 5 से 6 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। यह विश्व के सबसे बड़े और व्यस्ततम रेलवे नेटवर्क्स में से एक है, जो देश के हजारों शहरों और नगरों को परस्पर जोड़ते हुए करोड़ों लोगों को यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराता है। भारत सरकार के नए भारत के स्वप्न को साकार करते हुए पिछले 9 वर्षों से भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंतर्गत आधारभूत ढांचे, तकनीक और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को गति प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण का शिलान्यास करेंगे। भारतीय रेलवे ने अपने स्टेशनों का पुनर्निर्माण को एक बड़े रूप में लिया है और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत कई स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। और पुनर्निर्माण इस तरीके से किया जा रहा है कि जो अगले 30-40 साल के हिसाब से जो उसका ट्रैफिक प्रोजेक्शन है, जो वहाँ ऑटोमोबाइल्स का प्रोजेक्शन है, उसके हिसाब से किया जा रहा है। और इस कार्य को करते समय हम उस स्टेशन के, उस एरिया की इतिहास, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जो स्पेशलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनने वाले ये सभी रेलवे स्टेशन को अगले 40 से 50 वर्षों के हिसाब से पुनर्विकसित किया जाएगा। इन सभी रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रणाली को भी विकसित किया जाएगा। अमृत काल में अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पूरे देश में 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होना है। इसी कड़ी में फेज 1 के अंतर्गत प्रधानमंत्री 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे, जो उन सभी रेलवे स्टेशनों के गौरव, उसकी कला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगे। इन स्टेशनों पे कार्य करने की एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्ट्स भी फाइनलाइज्ड है
और कार्य इमीडिएटली शुरू किया जाएगा। और हम लोग आशा करते हैं कि आज अगले 8-9 महीने में पूरा कार्य जिसमें स्टेशन भवन का निर्माण, साथ में उसकी फिनिशिंग में भी आप लोग जानते हैं बहुत टाइम लगता है, ये पूरा हो जाए। इसमें मेन चीज़ें हैं कि स्टेशन का एक उन्नत रूप दिखेगा, चौड़े प्लेटफॉर्म्स होंगे, रूफ प्लाजा होगा, 12 मीटर का FOB होगा, आवागमन बहुत ही स्मूथ रहे और एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का उन लोग अनुभव कर सकें। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं से अवांछित ढांचों को हटाकर रेलवे स्टेशन तक सुगम पहुंच बनाना, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, खुले सर्कुलेटिंग एरिया, उन्नत पार्किंग क्षेत्र, दिव्यांगजनों के अनुकूल आधारभूत सुविधाएं, हरित और नवीनीकृत ऊर्जा का उपयोग और पर्यावरण अनुकूल इमारतें शामिल हैं। सभी स्टेशनों का सिटी सेंटरों के रूप में विकास, शहर के दोनों छोरों का एकीकरण, स्टेशन भवनों का सुधार, पुनर्विकास, आधुनिक यात्री सुविधाओं का प्रावधान, बेहतर यातायात व्यवस्था और इंटरमॉडल इंटीग्रेशन, रेल यात्रियों को मार्गदर्शन देने के लिए एक समान और सहायक सूचक चिन्ह, मास्टर प्लान में उचित संपत्ति विकास का प्रावधान, लैंडस्केपिंग, स्थानीय कला और संस्कृति के तहत नवीनीकरण किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेल में किस तरीके का बदलाव आया है, उसकी तस्वीर मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, कर्नाटक के बंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल स्टेशन और गुजरात में गांधीनगर कैपिटल स्टेशन को देखकर समझा जा सकता है, जो आत्मनिर्भर होते हुए नए भारत की एक शानदार और आधुनिक तस्वीर प्रस्तुत करता है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सभी 508 रेलवे स्टेशन पर आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ लिफ्ट, एस्केलेटर, कॉन्कोर्स, प्रतीक्षा कक्ष और खुदरा विक्रय क्षेत्र की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही रेल यात्रियों के आगमन एवं प्रस्थान और वाहन पार्किंग के लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी। अभिषेक सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि रेलवे क्षेत्र के लिए आज एक बेहद ऐतिहासिक दिन है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी। 25,000 करोड़ रुपए की लागत का पुनर्विकास हमारे देश में रेल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। ये ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा और आराम के साथ साथ ये सुविधा भी बढ़ाएगा। ये सुनिश्चित किया गया है कि स्टेशन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला के अनुरूप हो। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक यानी कि CRCS कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन में दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहल की हैं और इसी कड़ी में सहकारी क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण कदम के तहत बहुराज्य सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। कंप्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य पूरी तरह पेपर रहित आवेदन, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियमों का स्वतः अनुपालन, व्यापार सुगमता, डिजिटल संवाद और पारदर्शी प्रोसेसिंग है। कंप्यूटरीकरण की ये परियोजना नए MSCS के पंजीकरण में मददगार साबित होगी और उनकी कार्यशैली में सुगमता लाएगी। वर्तमान में ये देश में 1550 से अधिक बहुराज्य सहकारी समितियां MSCS पंजीकृत हैं। केंद्रीय पंजीयक का कार्यालय बहुराज्य सहकारी समितियां MSCS अधिनियम 2002 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु और पुडुचेरी की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति कल तमिलनाडु पहुंची और आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आज राजभवन चेन्नई में तमिलनाडु के PVTG के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार के चित्र का अनावरण करेंगी और राजभवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर भारतीयार मंडपम रखने के समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति 7 अगस्त को जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी के लीनियर एक्सीलेटर का उद्घाटन करेंगी।
वो विलियानूर में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी और पुडुचेरी सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति 8 अगस्त को ऑरोविल में एक शहर प्रदर्शनी मातृ मंदिर देखने जाएंगी और एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ कॉन्शियसनेस विषय पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। चंद्रयान 3 और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों के इस सफर को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अबे देख अरे बेटा बच के You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें चंद्रयान 3 के लिए कल का दिन बहुत खास रहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 3 कल शाम चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। चंद्रयान 3 से आए संदेश में बताया गया है कि उसने अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। चंद्रयान चंद्रमा तक की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क चंद्रयान 3 की गति, स्थिति और दिशा पर लगातार नजर रख रहा है। कल शाम करीब 7 बजे के आसपास चंद्रयान 3 का लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन कराया गया, यानी उसे चांद के पहले ऑर्बिट में डाला गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने अब तक इस काम में 2 बार सफलता हासिल की है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना है। धरती के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त यानी कल से चंद्रमा के चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था और इसके 23 अगस्त तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। और वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का सर्वे आज तीसरे दिन भी चल रहा है। न्यायालय के आदेश पर ASI की टीम पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे कर रही है। टीम को सर्वे करने के साथ ही 20 दिनों में ही सर्वे की रिपोर्ट न्यायालय में सौंपनी है। हरियाणा के नूंह में अभी भी कर्फ्यू जारी है, लेकिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक के लिए 3 घंटे की कर्फ्यू में छूट दी जाएगी ताकि लोग जरूरत के सामान की खरीदारी कर सकें। वहीं प्रशासन अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। नूंह में शांति बनी हुई है। भारी मात्रा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। जिले में एहतियातन आगामी 8 अगस्त तक इंटरनेट बंद रहेगा। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों को रोकने के लिए हिंसा के बाद से ही इंटरनेट बंद है। प्रशासन ने पहले 5 अगस्त तक इंटरनेट बंद का ऐलान किया था, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 8 अगस्त कर दिया गया है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट के महाराष्ट्र मॉड्यूल मामले में 6ठी गिरफ्तारी की है। NIA ने आकिफ अतीक की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आधुनिक विस्फोटक के परीक्षण में शामिल होने और 2 अन्य आतंकवादियों के छिपने का प्रबंध करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया है। आकिफ को अन्य आरोपी जुल्फिकार अली बरोडा वाला, मोहम्मद इमरान खान, यूनुस साकी और अब्दुल कादिर पठान तथा अन्य संदिग्धों के साथ आतंकी संगठन ISI से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल पाया गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली के लोगों को आज उमस भरी गर्मी से थोड़ी निजात मिल सकती है। दिल्ली में आज दिन भर रिमझिम बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में आज आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल से 3-4 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में भारी वर्षा के आसार हैं। कल यानी कि 7 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, झारखंड में तेज वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने बिहार में आज से 9 अगस्त तक दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत उत्तर बिहार के जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है, जबकि 10 अगस्त को राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर कोंकण और गोवा में अगले 5 दिन वर्षा जारी रहने की संभावना जताई गई है। मध्य महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में आज और कल भारी बारिश की संभावना है। और अब बात करेंगे हमारे विशेष सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल की। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35C को निष्प्रभावी बनाने के 4 साल पूरे हो चुके हैं। बीते 4 सालों में यहां पर जनजातीय और पहाड़ी समुदायों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्हें अब दशकों से चले आ रहे भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि इन्हें भी समान अधिकार मिल रहे हैं। सरकार ने उनकी भूमि, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए हैं। डीडी न्यूज ने LOC से सटे गांव के लोगों से इस बारे में बातचीत की है। 370 के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार तेज हुई है, तो दूर दराज के इलाकों तक इस रफ्तार का फायदा पहुंच रहा है। यहां तक कि जो LOC के पास गांव हैं, उन्हें भी विशेष तरह के अधिकार मिले हैं। दशकों से ऐसे तबके थे जिन्हें समान अधिकार नहीं मिला था, जिन्हें जो योजनाएं आती थी उनका लाभ नहीं मिल पाता था। उसकी वजह से अब उन्हें समान अधिकार भी मिला है, सम्मान भी मिला है और विकास का लाभ भी मिल रहा है। बारामूला में LOC के नौशेरा से हमारे साथ मीर मुश्ताक जी मौजूद हैं। 370 के बाद क्या बदलाव आया है? हमें मालूम ही नहीं था कि तरक्की किस चीज़ को कहते हैं। तो LG साहब ने जो ये 5 मरला ज़मीन जो यहाँ पर दे दी, ये अभी हमारे वहम गुमान में ही नहीं था कि हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी मुरादें मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे नौजवानों को कई सिक्किमों में जो बेकार रोज़गार नौजवान थे, उनको लोन्स पर उनको कई, किसी को टाटा समूह दे दी, किसी को गाड़ी दे दी, वो चलता है वो रोजगार। उसके अलावा भी हमारे कई भर्तियां यहाँ पर हो गई, बॉर्डर भर्तियां। LOC के आसपास जो गांव थे, उनकी मांग थी कि जो बॉर्डर एरियाज में रिजर्वेशन मिला है उनके आसपास के लोगों को वो उन्हें भी दिया जाए। ये पूरा हुआ और इससे 3,50,000 से ज्यादा परिवार हैं, उनको फायदा हुआ। इस वक्त हम उरी के रामगई गांव में मौजूद हैं। थी LOC के पास के गाँव की बॉर्डर की तरह वो रिजर्वेशन की मांग भी पूरी हुई। उससे कितना फायदा यहाँ के लोगों को पहुंचा है? फायदा तो पहुंचेगा, आगे कम ही पहुंचा है, लेकिन आने वाले वक्त में फायदा ज्यादा पहुंचेगा। मैं मोदी जी का और भी शुक्रगुजार हूं कि इस बार हमें राइट मिल जाएगा इलेक्शन लड़ने का, और इंशाअल्लाह हम पंचायतें भी बनाएंगे और हमारे DDC बनेंगे, BDC बनेंगे, और इंशाअल्लाह हमारा एक एक वोट इस बार गिन गिन के, चुन चुन के मोदी जी के हक मिल जाएगा। सबसे बड़ी जो हमारी आइडेंटिटी जो हमें वापस मिली है, हमें कुछ भी ना मिले, लेकिन जो हमारी आइडेंटिटी इस सरकार ने दी है, और ख़ासकर मैं इतना पूरी हमारी पहाड़ी जो कौम है, वो आज नहीं, आने वाली जो हमारी नस्लें होंगी, क्योंकि हमारी 4 जनरेशन जो हैं इसमें लग गई इस आइडेंटिटी की लड़ाई में, तो आने वाली नस्लें जो हैं कई वो याद रखेंगी कि दिल्ली में एक सरकार बनी थी भाजपा की, जिसने पहाड़ी कबीले को उनकी पहचान वापस दी। अगर हमें नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आने वाली हमारी आगे पीढ़ी को, आगे जनरेशन को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये हमें पूरी फुल उम्मीद है। हमें मतलब ट्राइब वाली दी गई, हमें ST दी गई है, तो उससे हमें फ़ायदा कुछ ना कुछ होगा। राइट नाउ देखा जाए कश्मीर में जो मतलब हर रोज़ का डर था, है ना, हर रोज़ के फितने थे, इस चीज़ से थोड़ी बहुत हमें राहत मिली है। 70-80%, 90% मिली है, 100% भी हो जाएगी, हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं। क्यों आपको कोई पूछने वाला नहीं था? सरकारें तो यहाँ पहले भी थी, सरकारें आती जाती थी, लेकिन वो अपनी सरकारें थी, अपने लोगों की सरकारें, हमारी गरीबों की सरकार नहीं थी।
जब से अमित शाह साहब ये आए या मोदी साहब आए, तब से हमें थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हमारे पहाड़ के लिए हो रहा है। तो एलओसी के बिल्कुल नज़दीक रामगई गांव से हम इस वक्त यहाँ पे स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की और इनका कहना है कि 370 के बाद सही रूप में आज़ादी इन्हें अब मिली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब उन्हें सुरक्षा मिली है, सम्मान मिला है, समान अधिकार मिला है और आगे भविष्य में एक सुनहरा रास्ता जो है उसमें आगे बढ़ने का एक मार्ग जो है इनके लिए प्रशस्त हुआ है। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, उरी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए सऊदी अरब के जद्दा में जारी शांति वार्ता का आज दूसरा दिन है और इस सम्मेलन में भारत सहित 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल यूक्रेन इस शांति वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस सम्मेलन का मकसद रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का समाधान निकालकर शांति बहाल करना है। वार्ता के पहले दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, अदालत ने कल उन्हें तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया था। इस्लामाबाद के जिला और सत्र न्यायालय ने उन्हें 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भर पाने और उन्हें 6 महीने और जेल में रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी प्रमुख इमरान खान पर सत्ता में रहते हुए महंगे सरकारी उपहारों से लाभ कमाने का आरोप है। इस निर्णय के बाद इमरान खान 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। और अब बात करते हैं खेलों की। वेस्टइंडीज के खिलाफ आज भारतीय टीम जब दूसरे T20 मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी तो उसका इरादा होगा सीरीज को बराबर करने का। दोनों देशों के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले T20 को मेजबान वेस्टइंडीज ने 4 रन से अपने नाम किया था। वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में पहला मुकाबला गंवाकर 0-1 से पीछे चल रही भारतीय टीम का इरादा इस मैच को जीतकर सीरीज को बराबर करने का होगा। पहले T20 में टीम इंडिया जीती हुई बाजी हार गई थी। वेस्टइंडीज ने यह मैच 4 रन से जीता था। ऐसे में इस मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों को अपने फॉर्म में वापसी करनी होगी। वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने वाली सलामी जोड़ी शुभमन गिल और ईशान किशन ने पहले T20 में निराश किया था। ये दोनों बल्लेबाज जल्द ही पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में दूसरे T20 में वो बड़ी पारी खेलने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। वहीं सूर्य कुमार यादव पहले T20 में अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने की कोशिश करेंगे। वहीं पहला T20 मुकाबला खेल रहे तिलक वर्मा ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। उन्होंने 22 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली थी। दूसरे T20 में भी वो अपने फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। संजू सैमसन को लगातार मिल रहे मौके को भुनाकर टीम में अपने जगह पक्की करना चाहेंगे। इसके अलावा कप्तान हार्दिक पांड्या से भी टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी। गेंदबाजों में युजवेंद्र चहल को वनडे में मौका नहीं मिल सका, जो यहां अपनी उपयोगिता साबित करना चाहेंगे। पहले T20 में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। वहीं पहले T20 में 2 विकेट पाने वाले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। टेस्ट और वनडे में खराब दौर के बावजूद टीम T20 में वेस्टइंडीज मजबूत टीम है, क्योंकि उसके पास कई बिग हिटर हैं। T20 सीरीज के पहले मुकाबले में विंडीज टीम की तरफ से कप्तान रोवमन पावेल और निकोलस पूरन के बल्ले से 48 और 41 रनों की पारियां देखने को मिली थी। इसके दम पर टीम ने 20 ओवरों में 149 रनों का स्कोर बनाया था। इनके अलावा काइल मायर्स, शिमरन हेटमायर और रोमारियो शेफर्ड भी तेजी से रन बनाने में सक्षम हैं और इनके बल्ले पर अंकुश लगाना टेढ़ी खीर होगा। गेंदबाजी में अनुभवी जैसन होल्डर के नेतृत्व में जोसेफ और मैकॉय पर भारतीय बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी होगी।
गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाने वाला ये 12वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला होगा। वहीं भारतीय टीम दूसरी बार इस मैदान पर विंडीज टीम के खिलाफ T20 मुकाबला खेलने उतरेगी। इससे पहले साल 2019 में टीम इंडिया इस मैदान पर खेली थी तो उसमें उन्होंने 7 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया था। इस मैदान पर खेले गए 11 T20 मैचों में से 3 बारिश की भेंट चढ़े हैं, जबकि 8 में से मेजबान ने 5 गंवाए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।